नमस्कार दोस्तों। जहाँ तक कि मैं मानता हूँ आप लोगों के पास में भी ये सूचना पहुँच गई होगी कि जो संस्कृत विभाग की वैकेंसी आई थी द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता की, उसका भी पाठ्यक्रम जारी कर दिया और पाठ्यक्रम के साथ साथ में अंकों का विभाजन भी कर दिया है। तो व्याख्याता का तो मैंने आप लोगों को बतला दिया था नाइट में। इसमें अपन चर्चा करेंगे सीनियर टीचर मतलब सेकेंडरी टीचर, संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की यानी संस्कृत विभाग वाली वैकेंसी है। तो देखिएगा इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मतलब 10वीं और 12वीं तक का जो लेवल है उसमें से अपने आएंगे 180 अंक के प्रश्न। और इससे पहले भी मैंने एक बार पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया था, तो कई विद्यार्थी कह रहे थे कि आप तो बेवजह फेंक रहे हो, फलां गुरु जी ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य आएगा, ये आएगा। जब तक क्या हुआ था कि अंकों का वर्गीकरण नहीं किया था, विभाजन नहीं किया गया था। तो बहुत से जो यूट्यूब पर आप भी देखते हैं आजकल विद्वानों की तो बाढ़ आ गई है। तो विद्वान लोग अपने अपने विवेक के माध्यम से वो बतला रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी साहित्य इतिहास पढ़िए, ये पढ़िए। अपन पूरी चर्चा करेंगे कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अपन लेते हैं, देखिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 10वीं और 12वीं की वर्ण व्यवस्था यानी स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। 2 प्रश्न आएंगे, देख लेना चाहिए इसमें से। शब्द वर्गीकरण में स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव देश विदेशी देशज को हटा दिया है इसमें। और इसमें व्याकरण पर आधारित है विकारी और अविकारी यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और अव्यय जो है ना उनको बोला जाता है, ये विकारी और अविकारी। और क्रिया भी इसमें ही आती है। व्याकरण की कोटियों की चर्चा करें तो लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। शब्द रचना की बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द 4 तरीके से बनते हैं। शब्द ज्ञान की अगर चर्चा करें, शब्दों का ज्ञान ज्ञान भंडार होता है ना, जैसे पर्यायवाची, एक ही शब्द के अनेक शब्द होते हैं वो। फिर विलोम शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, समश्रुत हैं, भिन्नार्थक हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड। अब वाक्य रचना की चर्चा की जाए तो वाक्य का स्वरूप, पदक्रम, अंक के भेद, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का प्रयोग है, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, अपठित गद्यांश वगैरह है, वो सब दिया गया है। तो यहाँ पर व्याकरण का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। तो ये जो पार्ट है ना, संपूर्ण व्याकरण है, ध्यान रखना, ये संपूर्ण जो व्याकरण है इसमें से कुछ व्याकरण व्याख्याता भर्ती में भी है। समझ रहे हो बात को? कुछ टॉपिक्स इसमें से व्याख्याता भर्ती में, तो पूरी व्याकरण पढ़ोगे तो व्याख्याता की व्याकरण तैयार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। साथ ही साथ में रीट की भी तैयार हो रही है, और रीट के बाद में अगर होने वाला 3rd ग्रेड जो पेपर है, जो हिंदी विषय से अगर कोई देगा तो वो भी तैयार हो रहा है। तो व्याकरण का कोई भी बिंदु आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। पूरे के पूरे 180 अंक मतलब 90 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सबसे बड़ा भाग जो कहा जाता है पेपर का वो यहीं से आएगा। अंकों का विभाजन हो रखा है, आप लोग पहले उसके लिए उतावले हो रहे हैं तो आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिएगा कि साफ साफ लिखा है, नॉलेज ऑफ द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैटर से संबंधित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 10वीं और 12वीं, जो कि अपन ने पूरी ऊपर चर्चा की है, व्याकरण आएगी। नीचे लिख रखा है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड यानी ग्रेजुएशन लेवल का 80 मार्क्स का आएगा, वो स्नातक स्तरीय जिसको अपन बोलते हैं। और फिर नीचे टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न आएंगे। तो 180 अंक का मतलब 90 क्वेश्चन, 80 अंक का मतलब 40 क्वेश्चन, और 40 अंक का मतलब 20 क्वेश्चन। तो आप जोड़ सकते हो, पूरे 150 बैठते हैं आराम से। 90 और 40 130, 130 और 20 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का पेपर आएगा। ये सभी को अच्छी तरीके से पता है। यहाँ से बात क्लियर होगी ना, ये इस प्रकार से आएगा। अब ये ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है, तो इसी के साथ में देखिएगा व्याकरण के साथ में तीनों भर्तियों की व्याकरण साथ ही तैयार हो रही है। तो व्याकरण बहुत अच्छी पढ़नी है अपन को, ठीक है। अब देखिएगा स्नातक स्तरीय की बात करते हैं। तो इसमें काव्य की रीतियां, काव्य के गुण, दोष वगैरह वो दे रखे हैं, ठीक है। फिर साथ में अलंकार दे रखे हैं, फिर साथ में मतलब दोहे वो सॉरी छंद दे रखे हैं, और रसावय वगैरह दे रखे हैं। तो ये कि जो व्याकरण है ना, इसमें से अलंकार और छंद और रस, ये 3 यूं के यूं, और शब्द शक्तियों के भेद, ये 4 व्याख्याता भर्ती में भी यूं के यूं टॉपिक है। उनमें बिल्कुल डीपली अपन पढ़ेंगे तो ये तैयार आराम से हो रहे हैं, इसका पढ़ेंगे तो वो तैयार हो रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि आप उत्प्रेक्षा अलंकार को अगर याद करोगे तो इसमें से हल्का सा याद कर लोगे, उसमें जितने भेद वगैरह हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, सभी करने पड़ेंगे अपन को। वही उपमा किया, मालो उपमा,
और उपमा के जितने भेद होते हैं वो सारे के सारे लुप्तोपमा, उस प्रकार से। उसी प्रकार से भ्रांतिमान को भी पूरा अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। तो दोनों की सेम हो रही है ना, शब्द शक्ति वही 3 भेद इसमें पढ़ेंगे और वही व्याख्याता में आने। समझ रहे हो बात को? वही छंद इसमें है, इसमें छंद ये कवित और सवैया ज्यादा जोड़ दिया है, उसमें रोड़ा और उल्लाला छंद है वो जोड़ दिए। ठीक है, रसावयव वही अपन को इसमें पढ़ने हैं और वही व्याख्याता में पढ़ने हैं। तो काव्य शास्त्र सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की आराम से तैयार हो रही है, दो चीज़ तो बिल्कुल सही चल रही हैं। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा करते हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक कारण बताता हूँ। स्नातक स्तर में इसमें काव्य शास्त्र पूरी टिका दी। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो विद्वान बोल रहे थे ना, हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत प्रश्न आएंगे। अब देखते हैं 40 प्रश्नों में से हिंदी साहित्य के इतिहास की कितने एक देगा। अगले ने साफ लिख रखा है कि आदिकाल की मुख्य धाराएं प्रवृत्ति और रचनाकार बेसिक बेसिक पढ़ना है। तो व्याख्याता में अगर डीपली पढ़ोगे तो बेसिक तो तैयार होगा ही होगा ना। तो इसमें बेसिक पूछा जाएगा, उसमें थोड़ा गहराई में। कहने का मतलब है, इसमें पूछ लिया कि पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है, तो अपने को उत्तर देना है चंद बरदाई है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की रचना। अब व्याख्याता भर्ती में डीपली ये पूछेगा कि पद्मावती समय, जो समय है पृथ्वीराज रासो का, वो कितने नंबर का है। अब यहाँ पर समस्या होगी, 27 नंबर का है, 30 नंबर का, 25 का, 27, जो भी है ऑप्शन बनाएगा अगला। तो ऐसे आएंगे। ठीक है, उसमें व्याख्याता भर्ती में प्रश्न पूछेगा कि पुस्तक जलन हत दे चले गजनरप काज किस छंद से ली गई उक्ति है। तो ये पृथ्वीराज रासो से, इसमें ऐसा मतलब गहराई में नहीं जाएगा। उसमें पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो को कठनाकोश किसने कहा, इसमें ऐसा नहीं पूछेगा। इसमें सीधा पूछेगा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद बरदाई की है, कितने समय है, गुणोत्तर समय है, सीधा सीधा। और यूं पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाने के लिए कि पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है, पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक कौन मानते हैं, अप्रामाणिक कौन मानते हैं। इस प्रकार के प्रश्न है वो ज़्यादातर द्वितीय श्रेणी में पूछे जाते हैं। और द्वितीय श्रेणी में एक प्रश्न तो ये पक्का आएगा कि हिंदी का पहला कवि शरभपाद ने किसको माना है, हिंदी की पहली रचना कौन सी है। ठीक है, और एक रास वगैरह से पूछ लेगा या फिर एक खुसरो का पूछ लेगा। बस इतना बेसिक सा पूछता है, उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है सेकंड ग्रेड में। इसलिए इसमें सारे जो भी है ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सब बेसिक हैं। इसमें देखिएगा आप लोग, गद्य के विकास में कहानी, उपन्यास, नाटक और संस्मरण दिए हैं। और उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज वगैरह जो भी जितनी भी विधाएं होती है ना, वो टोटली की टोटली आएंगे व्याख्याता में। सब सारी विधाएं दे रखी हैं, तो सारी विधाओं को जब उनको पढ़ोगे तो ये वाला तो तैयार हो ही सकता है। सीधा सीधा अपने को इसमें सीधा ही उपन्यास पूछता है, रंगभूमि उपन्यास किसका है, प्रेमचंद का, सीधा सा पूछता है। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम है, वो भी इसमें क्रम कम पूछा जाता है, क्रम ज़्यादातर व्याख्याता भर्ती में ही पूछा जाए। कामायनी किसकी रचना है, सीधी सी है, कामायनी की रचना कब हुई, है ना। और राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, साकेत किसकी रचना है। इस प्रकार के प्रश्न द्वितीय श्रेणी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कहने का है कि बेसिक अपन को अच्छे से याद होना चाहिए। तो बेसिक याद करोगे और साथ में डीपली याद करोगे, दोनों हिंदी साहित्य का इतिहास हो रहा है ना कवर। ज़्यादा गहराई में नहीं, स्पेशली जो द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा गहराई में ज़्यादा माथाफोड़ी ना करें हिंदी साहित्य के इतिहास की। वो अगर माथाफोड़ी उनको करनी है तो व्याकरण में करो दबा के, 90 क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीप से डीप जाओ, अंदर से अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छी तैयारी करो। अब रही बात है काव्य शास्त्र की, भी अच्छी तैयारी करो, दोनों की बराबर है। ये काव्य शास्त्र तो इसका पार्ट है, तो इसमें देखो काव्य शास्त्र आ गया, हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया। ये वाला अच्छे से तैयार करना, ये व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी दोनों में है, एक प्रश्न पक्का आएगा, दोनों में एक एक प्रश्न पक्का आएगा। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मैंने 2 वीडियो छोटे छोटे बना रखे हैं इसके, आप लोग वो वीडियोज देख लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अब देखिएगा, स्नातकोत्तर में व्याख्याता भर्ती में कबीर ग्रंथावली जोड़ी गई है, उसमें 5-5 पद जोड़े गए हैं, 5 पद जोड़े गए हैं, इसमें 10 पद जोड़े गए हैं। रामचरितमानस पूरा का पूरा यूं ही टिकाया है, और बिहारी रत्नाकर के 5 दोहे बढ़ाए हैं। तो 3 इधर से कवर हो रहे हैं, तो व्याख्याता भर्ती में ऑटोमेटिक ही सही हो रहे हैं ना, उस साइड में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें ये वाला बेसिक पढ़ना है, ये वाला पोर्शन है वो व्याख्याता भर्ती का आपको बेसिक पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि स्नातकोत्तर स्तर में 15 से अधिक टॉपिक हैं, 15 से ज़्यादा ही होंगे, और 10 प्रश्न आने यानी 20 अंक के। तो ज़्यादा माथाफोड़ी उसमें नहीं करनी है, इसमें करनी है। इसमें करेंगे तो उसके ऑटोमेटिक तैयार होंगे। इसमें क्यों करनी है? क्योंकि इसमें प्रश्न आएंगे अपने, देखिए 80 अंक के, ये साफ साफ लिख रखा है, ग्रेजुएशन लेवल इन 80 मार्क्स। ये देखिएगा, ग्रेजुएशन लेवल ऑफ मैटर 80 अंक। 80 अंक का मतलब 40% आएंगे। तो 40% कहाँ से आएंगे? देखिएगा, कबीर ग्रंथावली, ये मतलब बालकांड है, सूरदास है, मीराबाई है, बिहारी रत्नाकर है, मिश्रण है, दिनकर है,
प्रसाद है और आचार्य शुक्ल के ये उत्साह श्रद्धा भक्ति लोभ और प्रीति ये निबंध है। लहरों के राजहंस नाटक है। यादविंदर शर्मा चंद्र का खून का टीका, इनको तो नाम लिखने से मतलब था। खून का टीका एक अपने आप में पुस्तक है, कम से कम मुझे 10 दिन लगे थे उनको। ये सारे मैंने करवा रखे हैं। इनके आप वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, एक बार वीडियोज़ आप देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये आचार्य शुक्ल वाले निबंध है। जैसे कविता क्या है, व्याख्याता प्रति में जोड़ा है। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर समझ में नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात है, आपको नहीं, ये शुक्ल जी ने इतनी सूक्ष्मता इतना पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही अंदर चले गए हैं कि अब लोभ और प्रीति जो है ना, ये वाला, इसमें से आप कोई भी एक निबंध एक वीडियोज देखिएगा, यानी मतलब ऐसा फील होता है, आपसे पुस्तक से पढ़ के देख लीजिएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। ये वाली है। तो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में इनको समझाने की कोशिश की। और उनसे पहले मैंने जो उत्साह निबंध पढ़ाया था, तो उसके पहले मैंने कुछ कथन वगैरह आचार्य शुक्ल के निबंधों के कुछ पंक्तियां वगैरह वो लिखी थी। तो वो वाले आप जरूर नोट करना, क्योंकि अक्सर नेट जेआरएफ हो, चाहे कॉलेज व्याख्याता हो, चाहे व्याख्याता हो, कोई सी भी भर्ती हो, वो पंक्तियाँ सीधी सीधी उठा करके पूछ ली जाती हैं, है ना। तो वो पंक्तियाँ आप जरूर नोट कीजिएगा। तो वो पंक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में वही पूछी जाती हैं। लहरों का राजहंस नाटक है, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, आप जरूर एक बार वीडियो देखिएगा। खून का टीका के कम से कम 7 या 8 वीडियोज़ बने, क्योंकि बहुत बड़ा है। उसने कहा था पूस की रात, पटाख से अपने योगा और उजाले की मुसाहिब। अब ये इतनी जब रचनाएं जोड़ दी हैं यहाँ तक के, इतना तो ये, साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास और साथ ही साथ में काव्य शास्त्र। और प्रश्न बनाने अगले को 40, ठीक है। 10 प्रश्न तो काव्य शास्त्र लेगी, पीछे कितने बचे, 30%। 10% हिंदी साहित्य का इतिहास ले गया, पीछे कितने बचे, 20%। अब इनमें से 20 प्रश्न बनाएगा अगला। अब आप देख लो, इनमें आपको डीपली तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ से 20% आने की पूरी संभावना है। और ज़्यादा कोई हार्ड ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि पद्य वाले आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार वीडियो सुन लोगे, एक बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कर लोगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। जिन विद्यार्थियों ने देखा है उनको तो सब अच्छे से पता है। आप आचार्य शुक्ल वाले देख लेना, कामायनी वाला, दिनकर वाला, कोई भी वीडियोस आप जरूर देखिएगा एक बार, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कहानियों की भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना रखे हैं और उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी मैंने करवा रखे हैं। अब ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है ना, इनके मैंने टेस्ट सीरीज के रूप में डाल रखे हैं। 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से फोल्डरों में जाकर के आप उनमें से भी वो एक बार जरूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने रीतिकाल पढ़ा, तो रीतिकाल के कम से कम 10 वीडियोज़ बनाए हुए हैं मेरे, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के, और उसके बारे में मतलब व्याख्यात्मक विवरण दिया गया है, एक भी रचना है उसके बारे में। अब अपन को क्या है, ये शिक्षण विधियाँ हैं, इनके 20% आने मतलब 40 मार्क्स की, 40 नंबर की ये जब आएंगी, तो इसमें अब की बार ये स्पष्ट नहीं दिया है कि कौन सी शिक्षण विधि है। पहले तो 25 शिक्षण विधियों के अलग अलग नाम थे, आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब ये रीट वाला सा लफड़ा कर दिया है इसमें। अब देखो, भाषाई कौशलों में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये वाला कर दिया। अब इसमें से श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, आगे सहस्वर वाचन, मौन वाचन, अव्यक्ति, लिखित और मौखिक, यानी स्पष्ट कुछ भी नहीं है कि हम देंगे कहाँ से प्रश्न। अब ये उन्होंने तो ए और आ नाम करके दो बस फोल्डर बना दिए, यहाँ पर लिख दिया, विभाजन कर दिया। परंतु अब यहाँ पर दे तो सारी दी हैं, व्याकरण शिक्षण दे दिया है, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, ये सारी रीट वाली में। पहले ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं था। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, फिर भाषा शिक्षण या सहायक सामग्री का सारा उपयोग, भाषा शिक्षण का मूल्यांकन है, सब कुछ वैसे दे तो सब कुछ दिया है, परंतु स्पष्ट कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर यह समस्या है। तो जैसे रीट की शिक्षण विधियाँ होती है ना, उनको ही बार बार रिवीजन करना। उनके भी मैंने 2 वीडियोज़ बना रखे हैं, आप लोग एक बार शिक्षण विधियों वाली वीडियोज़ हैं वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके कारगर साबित हो जाएं। तो देखिएगा मित्रों, इस प्रकार से अपन को ज़्यादा फोकस करना है व्याकरण वाले पार्ट पे ज़्यादा। इसके बाद में ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे भी और काव्य शास्त्र पे भी अपन को फोकस करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप जैसे पढ़ रहे हो ना, वैसे पढ़ो। आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न हैं वो सही यूँ हो जाएंगे, क्योंकि व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इतना डीपली द्वितीय श्रेणी में नहीं आएगा। मात्र 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे। इस पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि 20 प्रश्न शिक्षण विधियों के आने हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि इनको स्पष्ट भी नहीं किया है कि कौन सी शिक्षण विधि से कैसे क्या देंगे, इसलिए थोड़ा गहराई में जाके इनको पढ़ना पड़ेगा शिक्षण विधियों को। और व्याकरण को तो आपको जितना पढ़ सको उतना पढ़ना ही पढ़ना है। और स्कूल लेक्चर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो 3-4 टॉपिक तो इधर से क्लियर हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। स्कूल व्याख्याता में स्नातकोत्तर वाले ये जो जोड़े गए हैं ना, इनमें तो उसमें नहीं करोगे तो इसमें करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक सही हो रहे हैं।
उनके मैंने वीडियोस बना रखे हैं सभी के, साकेत वगैरह के, कविता क्या वगैरह के, पूछ की रात वगैरह के, सबके मैंने बना रखे हैं। आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देखेगा और एक अपनी पुस्तक निकाल रखी है, उसमें से एक बार पढ़ लोगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न खूब दिए हैं, 150 200 दिए हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब अपन को क्या करना है कि रीट भी साथ साथ में चल रही है विद्यार्थियों के साथ में, तो ये वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से करना है, दोनों में काम आना है। साथ में शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड की है ना, वो रीट में ऑटोमेटिक क्लियर हो रही हैं, इसलिए शिक्षण विधियों पर भी स्पेशली फोकस अभी से शुरू कर देंगे, तो सेकंड ग्रेड में भी पढ़ा हुआ मैटर दोबारा अपन रिवाइज करते हैं तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती है, आराम से वो यादें हो जाता है। इसलिए शिक्षण विधियां ना रीट वाली भी फोकस करना है स्पेशली। और मैंने जो वीडियो बना रखे हैं वो भी एक बार देख लेना, हो सकता है आपके लिए वो भी सहायता कारगर साबित हो जाए। अब अपन को तैयारी स्पेशली ध्यान देना है इस वाले चैप्टर पे। ये बहुत से विद्यार्थियों का कमजोर चल रहा है, मेरे पास कई बार में ऐसे मैसेजेस भी हैं कि सर काव्य शास्त्र की कब पढ़ाओगे। अब अपन शुरू करेंगे काव्य शास्त्र और व्याकरण। जो टॉपिक्स व्याकरण के मेरे बचे हुए हैं, मैंने नहीं करवाए हैं, वो वाले टॉपिक्स हैं ना अपन, जैसे लिंग वचन है, कारक है, ये वाला, फिर संधि उपसर्ग प्रत्यय वाले करवा देंगे, वाक्य शुद्धि वाले विराम चिन्ह वाला करवाया हुआ है, लोकोक्ति मुहावरे भी करवा देंगे। इस प्रकार से ये जो बचे हैं ना, वो वाले टॉपिक अपन काव्य शास्त्र और व्याकरण के डेली एक एक टॉपिक भी करेंगे ना, तो आराम से 20 या 25 दिन में काव्य शास्त्र तो है ही कितने बेचारी, देख लेना आपके सामने ही तो पड़ी है। एक दिन का छंद है, 5-6 तो छंद जोड़े गए हैं, एक दिन के अलंकार जोड़े गए हैं, काव्य के गुण और रीति सेम होते हैं, एक अलग से वीडियो दोस्त का बन जाएगा। और रसावयव हैं, इनको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रसावयव रस के अंग और रस के भेद वगैरह जो भी होते हैं ना, वो मतलब इस प्रकार से प्रश्न पूछता है अगला कि इसमें से कौन सा आश्रय है, कौन सा आलम्बन है, कौन सा उद्दीपन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। वो विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, मुझे अच्छी तरीके से इस बात का भी पता है। जैसे कि कल मैंने अनुकरण का एक वीडियो बनाया था व्याख्याता भर्ती के लिए, तो कई विद्यार्थियों के नीचे कमेंट्स थे कि वाकई सर बहुत अच्छा लगा, कि इतने दिन हमें कंफ्यूज चल रहा था, पढ़ तो हम रहे थे परंतु ये कहना क्या चाह रहा है ये बात नहीं समझ में आ रही थी। बस यही तो होता है, कॉन्सेप्ट ही तो अपने क्लियर करना है हर एक चीज़ का, एक एक चीज़ को बिल्कुल से खोल खोल करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। स्पेशली फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ठीक है। इसमें काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्यिक इतिहास को पढ़ना जरूर है, देखो छोड़ना तो नहीं है इसको भी। और इस वाले पार्ट पे करेंगे तो व्याख्याता की यूं ही हो रही है। शिक्षण विधियों पे इस पे फोकस करेंगे तो रीट की शिक्षण विधियां क्लियर हो रही हैं। व्याकरण पे करेंगे तो व्याकरण तीनों की एक साथ क्लियर हो रही है ना। तो अब की बार क्या है कि देखना, या तो मेरिट जो अपन सोचेंगे नहीं इस तरीके से जाएगी, या फिर इस तरीके से इतनी कम जाएगी कि लोगों को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको सिलेबस का पता ही नहीं होता है, बहुत से विद्यार्थी। और कुछ क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो कुछ विद्वान ऐसे ऐसे आ गए हैं यूट्यूब पे कि उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि बताना क्या है विद्यार्थी को। वो कहने लग जाते हैं कि बस हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ते रहो। अब इतिहास पढ़ते रहो, व्याकरण को छोड़ दो, इतिहास में से प्रश्न आएंगे 10, वो सही हो गए, व्याकरण के 90 गए तेल लेने, है कि नहीं है। तो सिलेबस में जो मार्क्स दिए हुए ना, उसके अनुसार पढ़ना आप लोगों को। आज ये वीडियो आप लोगों ने देखा है, उसके हिसाब से मैंने जैसे जैसे बताया है, ये आप लोग क्या करना है, आपको इसका प्रिंटिंग करवा लेना है और उस पर लिख लेना है कि भाई व्याकरण से तो आएंगे 180 अंक के, मुझे ये ज़्यादा याद करनी है, यहाँ पर नाम लिख लेना, मुझे ये ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, इसमें से काव्य शास्त्र अच्छे से पढ़नी है, इसमें नॉर्मल बता रहा हूँ वो नॉर्मल ही रखना, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 20-25% आएंगे, इतने में से देख लेना चाहिए 20-25%। तो ये टॉपिक कितने हुए, 20-25% एक एक ही आएगा। कबीर से एक, तुलसी से एक, सूर से एक, मीरा से, बिहारी से, मिश्रण से, दिनकर जी से, प्रसाद जी से, शुक्ल जी से, मोहन राकेश जी से, यादवेंद्र जी से, और 4 ये कहानियाँ। अब ये टॉपिक हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टॉपिक हो गए। 20% आएंगे तो कोई ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, परंतु इनको पढ़ना है अपन को अच्छे से। क्यों? क्योंकि इनमें पंक्तियां उठा के देगा। जैसे बर्मरगीत की कोई पंक्ति दे दी है, किसने किसको कही है, मीरा की पंक्ति दे दी है, किसने किसको कही है, मिश्रण ने किसको कही है, इनकी पंक्तियों से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। पीछे के पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, पंक्तियों से प्रश्न आते हैं। और ये श्रद्धा सर्ग नया जोड़ा है अपने लिए, इसलिए थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ना है, क्योंकि प्रसाद जी का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा कामायनी से लेकर के। और कामायनी के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा, इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है मेरा, वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें अपने इससे पहले आनंद सर्ग जोड़ा हुआ था, तो वो आनंद सर्ग है ना, उसका वीडियोज देखिएगा, पहला भाग 1। उसमें मैंने कामायनी के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा वो वाली सारी बातें बताई थी। फिर बाद में सिलेबस बदल गया तो श्रद्धा सर्ग उसको अपन ने दोबारा से
पढ़ लिया है। आचार्य शुक्ल के बारे में मैंने किसने क्या कहा था वो सब बता रखे हैं। लहरों के राजहंस नाटक है, ये पहले किस शीर्षक से लिखा गया, कहाँ से प्रकाशित हुआ, कहाँ से इसका प्रसारण हुआ, वो सारी बातें बता रखी हैं इसलिए। और खून का टीका उसको वीडियो सुन लेना एक बार, एक प्रश्न बेसिक सा ही पूछा जाएगा और न पढ़ो तो भी चलेगा। बालकांड पूरा न पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा, या तो आपका सही हो जाएगा या उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बालकांड अपने आप में एक किताब है यार। और वही खून का टीका, इनको नाम लिखना था, परंतु इस खून का टीका है वो अपने आप में एक पुस्तक है। बहुत मुश्किल से पढ़ाया था उस पूरे को, यानी पढ़ाते पढ़ाते है ना प्यास लग गई थी, इतना बड़ा था वो ऐसे साकेत को पढ़ाया था। तो आप देख लीजिए सारा पढ़ा हुआ है अपना, आराम से एक बार अपने किताब से पढ़ लेना, एक बार वीडियोस देख लेना, जैसा बताया उसी तरीके से तैयारी करना। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।